सो फाइनली क्लास 9th वालों के लिए एक और वीडियो। यस, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और ये चैप्टर ना बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत टफ हैं, इसके जो थ्योरीज हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, एक ही चीज के तीन तीन लॉ हैं हमारे पास, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर तुम्हें प्रॉब्लम देने वाला है। बट लेकिन मेरे इस लेक्चर के बाद ये चैप्टर तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा जैसे कि 2 + 2 = 4। तो मैं सूर्य प्रकाश, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का नया चैप्टर एनसीईआरटी का, लाइन बाय लाइन इन दी एनसीईआरटी सीरीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। और इस चैप्टर को मैं एक थोड़ा सा पहले ब्रीफ दे दूं, थोड़ा सा बताते हैं कि ये चैप्टर कहां पे तुम्हारे यूज में आएगा। मान लो जैसे तुम चल रहे हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चल रहा हूं, तो चलते समय कौन सी फिजिक्स काम में आ रही है। अगर हम रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं उस समय कौन सी फिजिक्स काम आ रही है। साइकिल चला रहे हैं, जब हम साइकिल में तेजी से बस वाला, सपोज बस में हम, बस वाला अगर तेजी से स्पीड बढ़ा रहा है हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, अचानक से ब्रेक लगती है हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये सारी चीजों के पीछे एक साइंस काम करता है और उस साइंस को बोलते हैं फिजिक्स। और उस फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर काम कर रहा है ना इन सारे सिनेरियोस के पीछे, दैट इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यही काम कर रहा है। हमने मोशन पढ़ चुके हैं, हम अब मोशन के पीछे फोर्स कैसे काम करता है ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। बस तुम्हें क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी कोई हाइलाइटर या पेंसिल या पेन लेकर बैठ जाना है। जो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताता रहूंगा, वैसे तो मैंने ऑलरेडी देखो हाईलाइट कर दिया है, बट जो जो चीजें मैं बताता रहूंगा उसको तुम्हें हाईलाइट करना है, उन्हीं को पढ़ लेना है। और एट द एंड, इस लेक्चर के एंड तक तुम एक ऐसा फील करोगे भाई कि ना, कि सर एनसीईआरटी में तो सब कुछ दिया हुआ है, हमें तो रेफरेंस बुक की भी जरूरत नहीं है इस चीज के लिए। समझना इस चीज को। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का पहला हमारा पैराग्राफ समझते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तुम्हें पता है एनसीईआरटी की सीरीज है, बट मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा जल्दी कवर अप करने की, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हम एनसीईआरटी के साथ साथ और भी चीजों को शुरू करें, सो दैट 9th और 10th वाले बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए। एक चीज और मैंने अभी न्यू ब्लॉग चैनल शुरू किया है ना, बहुत दिन से पढ़ा भी रहा था, बट मेरा बहुत दिन से मन था कि चलो एक न्यू ब्लॉग चैनल शुरू करते हैं जिसमें हम घर में छोटे मोटे फन एक्टिविटीज, चैलेंजेस या कभी आउटडोर पे जाते हैं उसकी वीडियोस डालते रहते हैं, मेनली मैं और मेरी वाइफ। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, मेक श्योर उसको फॉलो करना, है ना, और सब्सक्राइब करके रख लेना। अच्छी वीडियोस आएंगी, कुछ सीखने को ही मिलेगा उससे भी। तो चलो, लिखा हुआ है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line in the terms of its position, velocity and acceleration। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने पिछले चैप्टर में, यानी मोशन वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, हमने मोशन वाले चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर सकता है, तो उसकी पोजीशन में चेंजेस आते हैं, वो वेलोसिटी करता है, और उसके एक्सेलरेशन के बारे में हमने सीखा। इतना सब कुछ हमने सीख लिया था। वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हमने ये भी देखा कि मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है, ठीक है। वी हैव नॉट एट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन, बट हमने ये अभी तक नहीं पढ़ा पिछले चैप्टर के अंदर कि मोशन होता क्यों है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को हाथ पे रख दूं तो क्या ये हमेशा यहीं पे रहेगा या मोशन करेगा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड व्हाई डू स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद द टाइम, और टाइम के साथ साथ स्पीड चेंज कैसे होती है। डू ऑल मोशन रिक्वायर अ कॉज, क्या हर एक मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, कर्व मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या सबके पीछे कोई रीजन होता है। यही चीज हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, जिसको अभी ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉज, और अगर सच में उस चीज के पीछे कोई काम कर रहा है, कोई कॉज है, तो उस कॉज का नेचर क्या है, उस कॉज का नेचर क्या है। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्विंच ऑल सच क्यूरियोसिटीज। तो हमने जितनी भी क्यूरियोसिटी देखी अभी इस ऊपर के पैराग्राफ में, इन सारी क्यूरियोसिटी को इस चैप्टर के अंदर अपन दूर करने वाले हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। और एनसीईआरटी तुम्हें पता है लाइन बाय लाइन है भाई साहब, तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। हाँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन की सीरीज, क्योंकि आपको भी पता है आपके एमसीक्यूज जो 20 मार्क्स के आते हैं ना, जो 20 मार्क्स के 1 मार्क के क्वेश्चन है,
वो आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे, और वो भी लाइन बाय लाइन अगर पढ़ के जाओगे तो। ठीक है, लिखा हुआ है फॉर मेनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉज हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। तो इनके कहने का मतलब ये है ना कि बहुत सालों से अगर हम देखें तो मोशन के पीछे का जो रीजन है ना, वो साइंटिस्टों को परेशान कर रहा है, उसके पीछे का कॉज परेशान कर रहा है उसके, और साइंटिस्टों को ही नहीं, इवन फिलोसफर्स को भी परेशान कर रहा है। अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिव अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉरएवर। अगर एक बॉल है उसको हम एक स्मॉल सा हिट देते हैं, स्मॉल सा पुश करते हैं, किक करते हैं, तो क्या वो इनफाइनाइट टाइम तक मूव करती रहेगी? नहीं, थोड़ी देर मूव करेगी फिर रुक जाएगी, राइट? So such observation suggests that rest is a natural state। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि हम सब पूरे अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सब टेंड्स टू रेस्ट के लिए बने हैं। यानी अगर तुम घर में किसी दिन रेस्ट कर रहे हो और मम्मी या पापा या बहन या दीदी में से कोई कह रहा है कि यार कितना रेस्ट करता है, तो सारा दिन रेस्ट करके कहता है, उनको ये लाइन पढ़ाना, उनको ये लाइन पढ़ाना और बताना हमारा ही नहीं पूरे अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं इनका नेचर ही है रेस्ट पर रहने का। क्योंकि अगर एक बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं, वो बॉल एक टाइम पे जाकर रुक रही है, इसका मतलब उसको चलना, उसको उड़ना और उसको मोशन करना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको रेस्ट पे रहना पसंद है, क्योंकि ये यूनिवर्सल नेचर है। एन ऑब्जेक्ट अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। सो इसका मतलब ये नहीं कि गलती तुम्हारी है, ये यूनिवर्स का नेचर है यार, समझाओ लोगों को, है ना? तो दिस remained the belief until Galileo Galilei and the Isaac Newton developed an entirely different approaches to the understand motion। अब हमारे पास दो साइंटिस्ट आए, कौन कौन से? एक गैलीलियो भाई साहब आए थे और एक आइजैक न्यूटन, जिसको हम न्यूटन के बारे में न्यूटन के नाम से बेसिकली जानते हैं। इन दोनों ने फोर्स को, मतलब मोशन के पीछे का जो सिनेरियो था ना, इसको देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब वो नजरिया क्या था, हम आगे के स्लाइड्स में या आगे के पेजेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट पेज का हमने एक तरफ का पार्ट खत्म कर लिया है, अब हम इधर आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, चलिए। In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into the motion or to stop moving object। हमने डेली लाइफ में अपने देख रखा है कि हमें अगर रेस्ट से मोशन में जाना है तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, या मोशन से स्टॉप में रेस्ट में जाना है तब भी हमें कुछ एफर्ट या कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। हम उसको अभी एफर्ट का नाम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वी ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push or hit or pull of an object to change its state of motion। स्टेट ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर हम दो तरह के स्टेट ऑफ मोशन की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे रेस्ट की और दूसरा बात करेंगे हम मोशन की। ये दो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, स्टेट ऑफ मोशन, एक रेस्ट में होना और एक मोशन करना। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, हिट करते हैं या फिर पुल करते हैं, पुश करें, हिट करें या फिर पुल करें, इन तीनों केसेस के अंदर तुम्हें मोशन में की स्टेट में चेंज होना दिखाई देगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल। यानी हम कह सकते हैं कि फोर्स होता क्या है? फोर्स इज अ पुल, हिट एंड पुश, पुश, हिट एंड पुल। लेट अस नो पॉन्डर अबाउट अ फोर्स। चलो समझते हैं कि ये फोर्स होता क्या है, व्हाट इट इज, और ये है क्या। इन फैक्ट नो वन हैज सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स। तो अभी तक किसी ने भी फोर्स को फील, टेस्ट या फिर उसको समझने की कोशिश नहीं की है। हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द एफर्ट ऑफ द फोर्स। हमने अभी तक, इनके कहने का मतलब क्या है, बहुत ही अच्छी लाइन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। हम कभी भी फोर्स को नहीं देख सकते, हमारा जो इन्वायरमेंट है ये बना ही नहीं है फोर्स को देखने के लिए। हम फोर्स से होने वाले एफर्ट को देख सकते हैं, फोर्स से होने वाले एफर्ट को देख सकते हैं। बात समझ में आई? हम कभी भी फोर्स को देख ही नहीं सकते, फोर्स से होने वाले एफर्ट को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं खूब तेज से पंच करूं, मान लेते हैं बोर्ड टूट जाएगा। वैसे तो नहीं टूटेगा, बहुत टफ है और मेरा पंच इतना पावरफुल भी नहीं है अभी।
तो ये टूट जाता है। तो तुम्हें मैं पंच मारते हुए दिखा, क्या मैं फोर्स लगाते हुए दिखा? नहीं। लेकिन फोर्स का एफर्ट क्या आया, फोर्स का इफेक्ट क्या आया? बोर्ड का टूटना। तो हमें हमेशा फोर्स का एफर्ट दिखता है, फोर्स से होने वाले इफेक्ट दिखते हैं, फोर्स नहीं दिखता। इस चीज को समझना है ना। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय द डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। हम हमेशा फोर्स को इस चीज से दिखा सकते हैं कि उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद हुआ क्या। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको मैं पुल कर दूं, मैं पुश कर दूं या हिट कर दूं, तीनों ही केसेस में वो मोशन करेगा। यानी एक ऑब्जेक्ट को मोशन देने के लिए, यानी बिहाइंड द मोशन, यानी कॉज ऑफ मोशन क्या है? फोर्स। ऊपर हमने पढ़ा था ना, क्या फोर्स के पीछे सच में, मतलब क्या मोशन के पीछे सच में कोई कॉज है? और है तो कौन सा कॉज? तो वो कॉज क्या है? वो कॉज है मोशन। नहीं, मोशन का कॉज है क्या? फोर्स। बात समझ में आई? हर मोशन के पीछे एक कॉज काम करता है, दैट इज फोर्स। क्योंकि मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करने के लिए हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पैराग्राफ पे चढ़ते हैं। फॉर योर स्टडी इन अर्लियर क्लासेस यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द फैक्ट that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object, यानी और to change the direction of the motion। हम ऐसा कह सकते हैं क्या? मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है जो रेस्ट पर है, हम गए उस पर फोर्स लगाया, यानी फोर्स ने क्या किया? रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट कर दिया। पहला काम। एक बॉल है जो आ रही थी, बिल्कुल स्लो आ रही थी, और मैंने पैर से उसको और तेज से किक कर दिया। मोशन की स्पीड, मतलब जो मोशन था, उसकी वेलोसिटी थी, उसको हमने बढ़ा दिया। यानी दूसरा किस काम में आ रहा है? मोशन, एक्सेलरेशन के काम में आ रहा है। पहला किस काम में आया था? रेस्ट से मोशन करने समय, यानी उसकी वेलोसिटी देने में। दूसरा कब काम आ रहा है? उसको फास्ट या फिर स्लोअर करने में काम आ रहा है। बात समझ में आई? तीसरा, मैं गेम हार रहा था भाई, मुझे आई बहुत तेज से गुस्सा, और मैंने क्या किया? फुटबॉल ही फोड़ दिया। मैंने क्या किया? उसके शेप और साइज में चेंज कर दिया। और कैसे किया? फोड़ा कैसे? फोर्स अप्लाई करके। यानी तीसरा काम फोर्स क्या कर सकता है? शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। फर्स्ट क्या कर सकता है? रेस्ट को वेलोसिटी दे सकता है और वेलोसिटी को रेस्ट दे सकता है, यानी मोशन को रेस्ट और रेस्ट को मोशन दे सकता है। दूसरा, एक्सेलरेशन दे सकता है भाई, वो चाहे वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, रिटार्डेशन हो या एक्सेलरेशन। और तीसरा, शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। बात समझ में आई? बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, और हर वो लाइन एक्सप्लेन करूंगा जो तुम्हारे लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम पूरी लाइन से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट वो लाइन जरूर एक्सप्लेन करूंगा जो बहुत अच्छे से है। बात समझ में आई? अब इस डायग्राम को याद रखना भाई, और मेरे साथ जो मैंने हाईलाइट किया इसको अपनी एनसीईआरटी पे भी अंडरलाइन कर लो, या हाईलाइटर है तो हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब ये सारी चीजें याद रखना। देखो यहाँ पे अगर हम इसको पुल करते हैं तो इसके शेप और साइज में चेंज आ रहा है। फुटबॉल का एग्जांपल, मैंने इसको क्या किया? तेजी से प्रेस किया, इस समय क्या हुआ? इसके शेप और साइज में चेंज हो गया। बात समझ में आई? यहाँ पर देखो, ये हॉकी था, हॉकी से मैंने बॉल को क्या किया? थ्रो किया, बॉल रेस्ट से मोशन में आ गई। सारी चीजें हो रही भाई, मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मोशन के पीछे जो कॉज काम कर रहा है ना, फोर्स, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो तो भाई साहब गजब ही है। मतलब बिना फोर्स के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर, और नेक्स्ट पेज में और नई चीज सीखेंगे। इसमें क्या सीखेंगे हम? देखो ध्यान से, इसमें हम सीखने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ऐसा कुछ लग रहा है? बैलेंस मतलब बैलेंस रहेंगी चीजें, बिल्कुल बैलेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हम सीसॉ गेम खेलते हैं, देखा होगा सीसॉ गेम में टिंग 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 ऐसे गेम खेलते हैं, सीसॉ गेम याद है? अगर उसके एक साइड एक 100 केजी का ऑब्जेक्ट है, या इंसान बैठा हुआ है 100 केजी का, ठीक है, तो दूसरी तरफ 50 केजी का बैठा हुआ है, तो वो सीसॉ हमेशा कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, 100 वाला झुका रहेगा। लेकिन अगर मैं दोनों साइड 50 केजी का बैठा दूं या 100 केजी का, तो ये बैलेंस रहेगा। बात समझ में आ रही? बैलेंस रहेगा। अब इस फिनोमिना को याद रखना, और पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। फिगर 8.3, सो द वुडन ब्लॉक ऑफ एन हॉरिजॉन्टल टेबल, द स्ट्रिंग x and y are tied to the two opposite force of the block and shown
अब देखो नीचे एक फिगर है जो मैं यहाँ अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट थोड़ा सा मैं अगर इसको छोटा करूँ तो शायद तुम लोग देख लो। हाँ ये रहा। आई होप ये चीज़ें भी तुम लोगों को दिख रही होंगी अभी, है ना, क्लियर ही दिख रहा होगा। मैं एक बार स्क्रीन पे देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है ना, मैं एक बार स्क्रीन पे देख लेता हूँ सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अरे बिल्कुल बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलो तो हम क्या कर रहे थे, सो अ वुडन ब्लॉक ऑफ एन हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है हमारे पास, उस पे एक वुडन बॉक्स रखा हुआ है, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है। टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई, एक दो धागे लगे हुए हैं एक्स और वाई, एक्स इधर की तरफ लगा रहा है और वाई उधर की तरफ लगा रहा है, टाइड एंड टू अपोजिट फोर्स ऑफ अ ब्लॉक इज सोन, मतलब एक्स वाला फोर्स इधर की तरफ खींच रहा है ब्लॉक को, वाई वाला उधर की तरफ खींच रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल में तुम्हारी हेल्प करेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना है इसको। So if we apply a force by the pulling of the string X, the block begin to move to right. अगर मैं किसी पे फोर्स ना लगाऊं, सिर्फ X वाले धागे को इधर खींचूं, तो ये ब्लॉक किधर आएगा, ये ब्लॉक इधर की साइड में आएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद मेरा मन हो गया, अब मैं Y वाले को, अब मैं क्या कर रहा हूं, Y वाले स्ट्रिंग को खींचूं तो ये ब्लॉक किधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, ये ब्लॉक इधर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब जिस साइड फोर्स लग रहा है ब्लॉक उस साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये समझ में आया, ठीक है। बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम द बोथ साइड्स, अब आई हमारी इंटरेस्टिंग चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें। इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम द बोथ साइड विद इक्वल फोर्स, अब x पे लगने वाला फोर्स और y पे लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल है, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा? अरे बिल्कुल नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। द ब्लॉक विल नॉट मूव, ठीक है। सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। रीजन, क्योंकि बैलेंस फोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, क्यों? क्योंकि दोनों साइड के फोर्सेस क्या लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं, दोनों साइड के फोर्स इक्वल लग रहे हैं। एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और अपने रेस्ट और मोशन की पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, इक्वल फोर्स लग रहा है। बट नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल्ड द ब्लॉक। अब हमने दो फोर्स फिर से लगाए, दो फोर्स फिर से लगाए अपोजिट डायरेक्शन में, बट दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं, अलग अलग अमाउंट के फोर्सेस को हम लगा रहे हैं। अब क्या होगा, जिस साइड अमाउंट ज्यादा होगा ब्लॉक उस साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सीसॉ में अगर इधर 100 kg का था तो ये ब्लॉक ऐसे झुक जाता, मतलब ये सीसॉ लगे में ऐसे झुक जाता। इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अ ग्रेटर फोर्स। Thus the two force are not balanced and unbalanced force act in the direction of the block move। यानी जब दोनों साइड अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होगा तो उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। और इस केस में जिस साइड का फोर्स ज्यादा होगा उसी साइड हमारा ऑब्जेक्ट या इस केस में ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। एंड दिस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग इन मोशन। और यही बताता है कि अनबैलेंस फोर्स ही क्या है, मोशन के पीछे का रीजन है, मोशन के पीछे का रीजन है। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है, अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है। समझ में आया ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अनबैलेंस फोर्स हमने बहुत अच्छे समझ लिया। एंड नाउ सेम यहां भी उसी एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया है। चलो, व्हाट हैपेंड व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ सरफेस। अब अगर रफ सरफेस पे उसको हम पुल करते हैं तो क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, नाम तुमने पहले से सुना होगा बट अब हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके एग्जांपल्स की हेल्प से पढ़ेंगे। अब देखा तुमने एनसीईआरटी की बुक में हर चीज रियल लाइफ से रिलेट करके देते हैं, हर चीज। तो अगर एनसीईआरटी तुम्हारी एक बार पढ़ने की आदत पड़ गई ना और उससे आउटपुट निकालने की आदत पड़ गई तो तुम्हारा दिमाग तेज होगा। तुम खुद सोच के देखो, मार्केट में बहुत सारी अच्छी बुकें हैं, बहुत सारी अच्छी बुकें हैं जिसमें कट टू कट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल वो सारी किताबों को एनसीईआरटी कह लो या सीबीएसई अपने थ्रू नहीं हैंडल करवाता, या बुक्स में स्कूल में कंपलसरी नहीं करता चलाने को। क्यों? रीज़न, क्योंकि यही रीज़न है, क्योंकि एनसीईआरटी खुद ही बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी में हर एक चीज़ दी हुई है। चलिए तो अभी पढ़ते हैं हम फिलहाल। अगर हम ब्लॉक को आगे मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, चलिए देखते हैं।
तो बॉक्स विद द स्मॉल फोर्स, द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ इट्स फ्रिक्शन एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द पुश। अब फ्रिक्शन क्या आ गया सर? फ्रिक्शन तो बहुत अलग चीज नाम आ गई। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, ये एक तरह का फोर्स है, ये भी क्या है, एक तरह का फोर्स है। और ये फोर्स कहाँ काम करता है? ये फोर्स काम करता है सरफेस पे, ये फोर्स काम करता है सरफेस पे। और कहां काम करता है? अपोजिट टू मोशन। ये काम करता है अपोजिट टू मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है हमेशा, मोशन टू अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ है? दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन द टू सरफेसेस इन द कॉन्टैक्ट। ये हमेशा कहां काम करता है? दो सरफेस के कॉन्टैक्ट के बीच में काम करता है। इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर्स रफ सरफेस। कहां काम कर रहा है? जैसे ये फ्लोर था, उसके ऊपर ये बॉक्स रखा था, तो यहां पर काम कर रहा है। कहां पर? मैं बताता हूं, यहां पर काम कर रहा है सरफेस के बीच में। और सरफेस जितना ज्यादा रफ होता है, फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा होता है। सरफेस जितना स्मूथ होगा, फ्रिक्शन फोर्स उतना कम होगा। तो द बैलेंस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। यानी इस केस में बॉक्स क्या होगा? मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस रफ था और फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा था। द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। चिल्ड्रन ने थोड़ी सी और ताकत लगानी शुरू कर दी, और ताकत लगाई, लेकिन बॉक्स अभी भी मूव नहीं हुआ। रीजन? दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस द पुशिंग फोर्स। यानी जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, वो अभी भी किसको बैलेंस कर ले रहा है? मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि ऑब्जेक्ट कब मूव नहीं करता? ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं करता जब तक उसके ऊपर बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, हमें उसको पुश करने के लिए उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बट अभी बच्चों ने जब बहुत ताकत भी लगाई ना, तब भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, बॉक्स मूव नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अभी भी इतना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है कि बच्चों के थ्रू लगाए गए फोर्स को वो बैलेंस कर ले रहा है। बात समझ में आई? चलो, लेकिन बॉक्स को हमें मूव करना ही करना है। इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल, देन द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स। यानी वो बॉक्स कब मूव करेगा? वो बॉक्स तब मूव करेगा जब बच्चे उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे, मतलब फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाएंगे। देन is an unbalanced force, so the box start moving। और तब वहां पर unbalanced force होगा और बॉक्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। What happened when the ride a bicycle? अगर हम बाइसिकल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, मतलब तो क्या होता है, कैसे काम करता है साइकिल का फिनोमेना? When we stop paddling, the bicycle begins to slow down। अगर हम पैडलिंग को स्टॉप कर देते हैं तो साइकिल स्टॉप होने लगती है, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। This is again because of the frictional force acting opposite to the direction of motion। अच्छा, टायर कहां पर है? टायर है जमीन पर, रफ सरफेस पर। जमीन रफ सी होती है। अब बताओ मुझे, टायर और जमीन के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यानी हमें उस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा तेज जब हम पैडल मारेंगे तब साइकिल चलती है। और जब हमने पैडलिंग करना रोक दिया तो फ्रिक्शन फोर्स का अमाउंट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। किससे? पैडलिंग से। और उस केस में क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट यानी हमारी साइकिल रुक जाती है, रेस्ट पर आ जाती है। इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। और हमारी साइकिल को कंटिन्यूअस चलाने के लिए हमें उसकी पैडलिंग भी क्या करनी पड़ेगी? कंटिन्यूअस करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? In thus appears that an object maintain its motion under the continuous application of an unbalanced force। यानी एक ऑब्जेक्ट को मोशन करने के लिए कंटिन्यूअसली अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या कर पाएगा? मोशन कर पाएगा। However, it is quite incorrect। ऐसा लगता है कि इनकरेक्ट है। An object move with a uniform velocity when the force acting on the object are balanced and there is no net external force on it। तो एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स भी कांस्टेंट है और उस पे कोई भी और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ऐसा एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अर्थ है, अर्थ कंटिन्यूअस रोटेट कर रही है, यानी यूनिफॉर्म
मोशन वो कर रही है अर्थ, ठीक है। कैसे कर ले रही है? क्योंकि उसके ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमेशा कंटिन्यूअस है। बात समझ में आई? हमेशा कंटिन्यूअस है, और इसीलिए हमें यहां पर चीजें बताई जा रही हैं। If an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in the speed or in the direction. ये चीज भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो मोशन के अंदर दो चेंज आते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन के अंदर दो चेंज आते हैं, या तो उसकी स्पीड में चेंज आते हैं या तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आते हैं। दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, या हो सकता है दोनों भी हो जाए। Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. यानी हमारे पास अगर हमें किसी चीज को एक्सेलरेट करना है तो हमें उस ऑब्जेक्ट को अनबैलेंस फोर्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? एंड द चेंज इन इट स्पीड would continue as long as this unbalanced force is appeared, और ये उसका जो मोशन है वो तब तक चलता रहेगा जब तक हम उसको अनबैलेंस फोर्स देते जाएंगे। इफ दिस फोर्स इज, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इफ दिस फोर्स इज रिमूव्ड कंप्लीटली द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज एक्वायर्ड टिल देन। क्या लिखा हुआ है? अगर उस फोर्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए तो द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी, यानी अगर उसके ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आई? अब आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर, और ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारे चैप्टर की, अभी तक हम क्या कर रहे थे? चैप्टर में सिनेरियो क्रिएट कर रहे थे कि कैसे हम चैप्टर को रिलेट कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ से। बट अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर अपना फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, और फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले एक बार पानी पी लेते हैं। तुम लोग भी पानी पी कर आ जाओ, वीडियो को पॉज करके जल्दी से। चलिए पढ़ते हैं इस चीज को अब, है ना। बाई ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया हमने। इंक्लाइन प्लेन पता है, ऐसा ऐसे ये इंक्लाइन प्लेन है, तो इसके ऊपर ऑब्जर्व किया मोशन को। किसने किया? गैलीलियो भाई साहब ने। गैलीलियो जो भी साइंटिस्ट है ना, आइजैक न्यूटन के साथ जो काम करने वाले थे, तो गैलीलियो डिडक्ट दैट ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सेम मोशन करेगा। इनके कहने का मतलब ये था कि अगर एक पहाड़ पत्थर को और एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल को एक साथ ऐसे ड्रॉप कर दिया जाए, बस उसको थ्रो ना किया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए, तो दोनों के ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। बात समझ में? इनका ये कहने का मतलब था, he observed that when the marble rolled down to the inclined plane its velocity increases। इन्होंने देखा कि अगर मार्बल को नीचे की तरफ ड्रॉप भेजते हैं तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है? इंक्रीज होती जाएगी। क्यों होगी? आगे बताएंगे। In this next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of the gravity and it roll down and attain the definite velocity by the time it reaches to the bottom। और ये चीज हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रेविटी ही यहाँ काम कर रही है, जो इसको क्या कर रही है? कंटिन्यूअस इसकी स्पीड को इंक्रीज कर रही है। कंटिन्यूअस क्या कर रही है? इसकी स्पीड को इंक्रीज कर रही है। एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट क्लाइंब अप एंड शोज इन फिगर 8.5। और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। कब? जब ये नीचे से ऊपर जाता है। यानी जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, जब नीचे से ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और इसका रीजन हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ग्रेविटेशन वाले में, ठीक है। तो सो अ मार्बल, वैसे जब आप लोग ये लेक्चर देखोगे तब तक वो चीज आ गई होगी, वीडियो आ गई होगी, तो आप लोग उसको भी देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या सिंपल चैप्टर का नाम लिखना ग्रेविटेशन बाय सूर्या सर डाल देना, आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सो अ मार्बल रेस्टिंग ऑफ एन आइडियल फ्रिक्शनल लेस प्लेन इंक्लाइन ऑफ अ बोथ साइड। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, फिर पढ़ाते हैं इसको। लेंदी पैराग्राफ है थोड़ा सा, बट समझना अच्छी चीज है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट्स क्लाइंब अप। हमने पढ़ लिया ये चीज, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? सोस अ मार्बल रेस्टिंग ऑफ एन आइडियल फ्रिक्शनल लेस प्लेन इंक्लाइन ऑन द बोथ साइड।
अब हुआ क्या, अगर हम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी रख रहे थे ना तब भी ऊपर जाते समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही थी, डिक्रीज हो जा रही थी, और वो एक टाइम पे रेस्ट पे आ जा रहा था। Galileo argued that when the marble is released from left, it would roll down and slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. इनके कहने का मतलब ये था कि अगर मान लो एक सरफेस पे मैं एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे बना लूँ, तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे से घूमकर ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लगा है, तो ये ऊपर भी उसी लेवल पे जाएगा जिस लेवल पर ऊपर से आया है, जिस लेवल पे ऊपर से आया, मतलब लेवल दोनों का सेम होने वाला है, ठीक है। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन ऑफ बोथ साइड आर इक्वल देन द मार्बल विल क्लाइंब द सेम डिस्टेंस दैट इट कवर्ड फ्रॉम रोलिंग डाउन। तो इन्होंने बताया कि अगर इंक्लाइन, दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, तो सेम उसी डिस्टेंस पे जाएगा जिस डिस्टेंस पर आया था, जिस डिस्टेंस से वो आया था। एंड इफ एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, और अगर हम क्या करें, थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बना हुआ है तो मैं उसको दिखाता हूँ। अगर क्या किया, देखो सबसे पहले सेम एंगल लिया और धीरे धीरे क्या किया, इस एंगल को, इंक्लिनेशन को डिक्रीज करता गया, मतलब और ज्यादा इंक्लिनेशन कम करते गए, तो होगा क्या, होगा क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से, ओरिजिनल हाइट, इफ द राइट साइड प्लेन वर अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, ठीक है, द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रैवल द फॉरएवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम। यानी मान लो इनके कहने का मतलब क्या था, ध्यान से देखना, इनके कहने का मतलब इस डायग्राम से समझते हैं, और डायग्राम क्लियर हो गया हमारा, अब चलो समझ लेते हैं। इनके कहने का मतलब ये था कि ऑब्जेक्ट को हमने यहां से थ्रो किया था, इस हाइट से थ्रो किया था, ध्यान से समझना, तो इस हाइट के लिए हम एक लाइन बना लेते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये था कि अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंक्लिनेशन सेम है, तो ऑब्जेक्ट उसी हाइट पे जाएगा जिस हाइट से वो आया है, ठीक है। अगर हम इंक्लिनेशन को थोड़ा सा कम कर दें तो भी ऑब्जेक्ट उसी हाइट पे जाएगा जिस हाइट पर ये है। अच्छा, इंक्लिनेशन थोड़ा सा और कम कर दें तो भी ऑब्जेक्ट उसी हाइट पे जाएगा जिस हाइट से ये आया है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब हम ये रखेंगे ही नहीं, हमने क्या किया, इसको प्लेन कर दिया, ऐसे प्लेन कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस आगे जाता रहेगा जब तक कि ये उस हाइट पे न पहुंच जाए जिस हाइट से ये आया है। गैलीलियो भाई साहब का कहना ये था, तो मान सकते हैं इस बात को, लेकिन अभी गैलीलियो के सामने न्यूटन भैया आएंगे और वो अपनी अच्छी खासी थ्योरी दे देंगे। समझ में आया कि गैलीलियो एग्जैक्टली कहना क्या चाहते थे यहाँ पे, क्लियर है। चलिए, The unbalanced force on the marble in this case are 0। तो इस केस में unbalanced force मार्बल के ऊपर कितना हुआ, 0 हुआ, ऐसा गैलीलियो भाई सब कह रहे थे, ठीक है। If thus suggested that an unbalanced या फिर external force is required to change the motion of an marble, but no net force is needed or to sustain the uniform motion और द मार्बल। के कहने का मतलब क्या है कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन। अब फोर्स क्या था, फोर्स रिक्वायर्ड था वहां पे मोशन को चेंज करने के लिए ऑफ द मार्बल, बट नो नेट फोर्स, कोई भी उसका नेट फोर्स था ही नहीं। इफ द नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन, जो उसको यूनिफॉर्म मोशन में सस्टेन रख पाए। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हमने ड्रॉप किया था, उस मार्बल को हमने ड्रॉप किया था, ड्रॉप होकर नीचे आया, वो कंटिन्यूअस जाने लगा, अब वहां पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है जो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो यहां पर अगर हम मान के चले कि उसका नेट फोर्स, मतलब उसके सराउंडिंग में लगने वाले सारे फोर्स 0 हैं, तब तो वो कंटिन्यूअस मूव करेगा। बात समझ में आई, कंडीशंस होती है हर चीज की। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज डिफिकल्ट टू अचीव द 0 अनबैलेंस फोर्स। और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सराउंडिंग के फोर्स को 0 कर दें, ये सब सिर्फ लैब वगैरह में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता है ऐसा। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट एक टाइम पे जाके रुक क्यों रहा है, वो ऑब्जेक्ट वो हाइट अचीव क्यों नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्या है, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से उसका नेट फोर्स 0 नहीं हो पा रहा है। Thus, it is in the practical of the marble stop after traveling some distance, the effort of the frictional force may be minimized by the using a smooth marble and the smooth plane and the providing a lubricated on the top of the plane। और इसको थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल हम क्रिएट कर सकते हैं, जब मार्बल को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर लें, फ्रिक्स जहाँ पे जो पाथ है उसका, उसको ल्यूब्रिकेट कर लें। क्यों कर लें,
ताकि फ्रिक्शन कम होगा। अगर सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, मैंने अभी बताया था। तो हमें अगर फ्रिक्शन की फोर्स को कम करना है, हमें सरफेस को स्मूथ करना पड़ेगा, हमें सरफेस को ल्यूब्रिकेट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इसी पेज के नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। तो ये चीज़ तो हम समझ ही चुके हैं। अब हम आते हैं इस पे। अब आ गए हमारे न्यूटन भाई साहब, जो कि एक सच्ची कहानी की तरफ चलेंगे। ऐसा नहीं है गैलीलियो ने अच्छा एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही था, बट गैलीलियो ने एक तरह के मान लो कि जो एक्सपेरिमेंट आप रियल लाइफ में कर नहीं सकते ना, उसको लोग थ्योरी कहते हैं, थ्योरी दी थी उन्होंने। बट न्यूटन के जो एक्सपेरिमेंट होते थे वो एग्जिस्ट करते थे, आप उसको परफॉर्म कर सकते हो अपने घर में भी। तो क्या बोला न्यूटन ने? न्यूटन फर्दर स्टडीड द गैलीलियोस आइडिया। न्यूटन ने गैलीलियो के आइडिया को पढ़ा ऑन द फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉ ऑफ गवर्न दैट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 3 उन्होंने फंडामेंटल लॉ दिए। कितने लॉ दिए? 3 लॉ दिए, जिसको बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ एंड न्यूटन का थर्ड लॉ। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, कैसे? क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं और 3 लॉ हैं। इस चैप्टर में हम लॉ पढ़ेंगे, अगले वाले चैप्टर में हम इक्वेशन पढ़ेंगे। अगले वाले में नहीं, पिछले वाले में इक्वेशन पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से रखना कि हमारे पास अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 3 लॉ हैं, ठीक है? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, और इन तीनों लॉ को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये जो दीज 3 लॉ हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पहला लॉ क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इफ अ स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by an applied force। याद रखना, ये स्टेटमेंट ही तुम्हें लिखनी होती है जब तुमसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछते हैं। क्या कहता है ये मोशन? समझते हैं इस चीज को। ये मोशन ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो वो तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक कि उसको कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए उसके ऊपर, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, और तब तक वो रेस्ट पर रहेगा। या इसका अपोजिट समझ सकते हो, एक ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए, वो तब तक क्या रहेगा? मोशन में रहेगा, यानी वो कंटिन्यूअस मोशन करता रहेगा। बात समझ में आई? तो यहां पर हमारा काम करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो अगर हम आगे बात करें तो इन अदर वर्ड ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो चाहते हैं कि उनकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आए इन अ क्वालिटेटिव वे। इट टेंड्स ऑफ द undisturbed object to stay at rest or keep moving with the same velocity is called inertia। अब यहां पर एक वर्ड आ गया हमारे पास, inertia। और ये inertia क्या है ये समझते हैं। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज, मतलब आलसियों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है, समझना। साइंस खुद कहता है कि भाई जो आलस है ना, जो आलसी इंसान है वो जिंदगी भर आलसी रहेगा, और जो अच्छा इंसान है, मेहनती है, वो जिंदगी भर मेहनत कर लेगा। मैं नहीं कह रहा ऐसा, बिल्कुल मैं सोचना, मैं कह रहा हूं ये इनर्शिया कहती है, साइंस कह रहा है। इनर्शिया क्या कहती है? देखो, इनर्शिया ये कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, तो वो अपना पूरा कोशिश करेगी कि वो हमेशा रेस्ट पर रहे जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। वो भी कौन सा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन में है, वो हमेशा मोशन करेगा until and unless उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। वो भी कौन सा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स। ये कहती है इनर्शिया। मतलब रेस्ट है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन पे रहेगा, वो चेंज नहीं करना चाहता अपने आप को। एंड दिस इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और यही रीजन है कि हम पहले वाले लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्योंकि पहला लॉ क्या कहता था? एवरी ऑब्जेक्ट दैट आर इन रेस्ट और इन मोशन दे ऑलवेज टेंड्स टू बी इन द सेम until and unless an unbalanced force applied on them। जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता। और इसी चीज को हम इनर्शिया भी कहते हैं। दैट्स व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। और यहाँ का वेदर आज काफी अच्छा होता जा रहा है, और जल्दी से लेक्चर करते हैं, फिर चलते हैं बाहर, है ना? कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी देखो, ये लेक्चर मॉर्निंग में रिकॉर्ड हो रहा है,
मॉर्निंग में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद फिर लंच होगा, लंच के बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और फिर ऑफलाइन की क्लासेस जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड क्लासेस होती हैं। एंड अगर तुम्हें यही सारी चीज़ें मेरी डेली रूटीन या मेरे घर पे कैसे रहता हूँ ये सारी चीज़ें देखनी है तो मेरा ब्लॉग वाला चैनल सब्सक्राइब कर लेना, है ना। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हाँ पता है फ्री का प्रमोशन कर रहा हूँ, बट क्या करूँ, वो चैनल भी अपना ही है तो प्रमोशन करना पड़ेगा, है ना। अब आते हैं आगे, चलो पढ़ते हैं अब। तो सर्टेन एक्सपीरियंस दैट वी कम अक्रॉस व्हाइल द ट्रैवलिंग इन द मोटर कार कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया को हम ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? मैंने कह दिया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहता है, लेकिन सर क्यों और कैसे, आप ये कैसे कह सकते हो? तो ऐसा मैं तो देखो बिल्कुल प्रूफ कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है और मुझे लॉ ऑफ इनर्शिया पता है। जब कभी भी तुम जो आगे आने वाला है ना उसका एक ब्रीफ दे देता हूँ। मान लो तुम एक बस में बैठे हो, बस में खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल बस में खड़े हो, बैठने की जगह नहीं मिली तुम्हें, बस वाले ने अचानक से बस स्टार्ट कर दी, तुम क्या होगे? थोड़ा सा अरे पीछे आओगे, ऐसे हो गए ना। ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो बस के प्लेन जो सरफेस है उसके फ्लोर से कांटेक्ट में है, और बस कैस में थी? रेस्ट में थी पहले। तो बस जब रेस्ट में थी तो बस ने कोशिश की कि मैं रेस्ट में ही रहूं। तो जब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा तो बस को नहीं पता था कि हम पूरा बढ़ने वाले हैं। बस का जो क्या थी, बस के ऊपर इनर्शिया काम कर रहा था उसको रेस्ट पे रहने का। तो बस जैसे ही आगे बढ़ी हम पीछे की तरफ गए। क्यों? क्योंकि सरफेस को अभी भी लग रहा था भाई कि हम तो रेस्ट पे बनने के लिए बैठे, हम तो रेस्ट पे बनने के लिए बैठे हैं, है ना। बात समझ में आई? ठीक वैसे जब सडनली हम चलते रहते हैं तो हमारी बॉडी और हमारी कार जो होती है उसको क्या पता है कि भाई हम तो मोशन कर रहे हैं और मोशन के लिए ही बने हैं। अचानक से ब्रेक लगता है, सामने एक आंटी, अचानक से ब्रेक, और हम सब क्या हो जाते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस समय पता था, कार को उस समय पता था कि हम सब मोशन कर रहे हैं तो हम मोशन के लिए ही बने हैं, हम रेस्ट के लिए नहीं बने। और अचानक से जब रेस्ट आया तो हम एनर्शिया आए, एनर्शिया हुआ। वो तो थैंक गॉड सामने वाली जो बूढ़ी आंटी थी वो बच गई, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे एनर्शिया समझ में आ गया इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी टेंड्स टू रिमेन द रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेक फोर्स। ये सारी चीजें तुम्हें अब पता चल रही है, जो मैं बताया वही चीजें हैं, ठीक है। टू स्टॉप द मोटर कार विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द कार स्लो डाउन, बट our body tends to continues to the same state of motion because of this inertia. Because of this inertia. इस एनर्सिया की वजह से हम रेस्ट और मोशन के डिफरेंस को फील कर पाते हैं, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ क्या लिखा? अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स में दस कॉज इंजरी टू अस बाय इंपैक्ट। किसका इंपैक्ट? अरे वाह, ये पेज भी हमने पढ़ लिया। इंपैक्ट और कोलिजन विद द पैनल इन द फ्रंट, सेफ्टी बेल्ट एंड वॉर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट। अब अचानक से जब ब्रेक लगता है, सामने आंटी आ रही थी, ब्रेक लगता, आंटी तो चलो ठीक है बच गई, लेकिन ब्रेक लगाने से हम सब आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। आगे की तरफ शिफ्ट हो गए तो हम भी तो लड़ सकते थे यार स्टीयरिंग में, गाड़ी तो मैं ही चला रहा था, है ना। मेरे फैमिली वाले लड़ सकते थे आगे डैशबोर्ड में, लेकिन बचे कैसे? क्योंकि मेरी कार के अंदर मैं सबको बिना सीट बेल्ट के आगे ले ही नहीं जाता। बात समझ में आई? बिना सीट बेल्ट के आगे ले नहीं जाता मैं। सीट बेल्ट लगाओ तभी आगे गाड़ी बढ़ेगी। तो बच गए भाई, बच गए, सारे के सारे बच गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। यानी सेफ्टी बेल्ट ने क्या किया? हम जब आगे बढ़े सेफ्टी बेल्ट ऐसे लगी रहती है, हमें उसने क्या किया? रोक के रखा, तो हमें आगे बढ़ने से रोक दिया, हमारी मोशन को स्लो कर दिया। एंड अपोजिट एक्सपीरियंस इन द इनकाउंटर्ड व्हेन आर स्टैंडिंग इन द बस एंड द बस बिगेन टू मूव सडनली। और जब बस सडनली मूव करती है तो इनकाउंटर के लिए हम क्या करते हैं? बस की रॉड, सीट, किसी को पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक फोर्स चाहिए होता है जो बस के थ्रू एनर्शिया के थ्रू लगा हुआ है, बस के थ्रू लगा हुआ है, उसको अपोजिट के लिए, ताकि हम बच पाए। जैसे हम आगे की तरफ जब झुक रहे थे तो सीट बेल्ट ने हमें पीछे की तरफ पुश किया। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए अभी ये पढ़ लेते हैं, फिर ये गैलीलियो भैया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हाँ, when a motor car make a sharp turn at a high speed, we tend to get through in to one side. अब ऐसा तो देखा है कभी कभी तुम बहुत तेजी से अगर कार चल रही है या बस वालों के साथ जाओ, ऐसा तो अक्सर करते हैं वो बस वाले सडनली ऐसे मुड़ेंगे और हम सब क्या ऐसे उड़ जाते हैं, और जब इधर की तरफ मुड़ती है ऐसे मुड़ जाते हैं। रीजन वही इनर्शिया यार, और कुछ नहीं। दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया।
क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रेट जाने के लिए बनी है, हमेशा हमारी बॉडी हमेशा स्ट्रेट जाने के लिए बनी है। अब अगर हमें कोई इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है हम उसको बैलेंस करने के लिए इधर की तरफ झुक जाते हैं, झुक गए। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी को तो नहीं पता था भाई कि हम इधर की तरफ झुकेंगे, हमारी बॉडी को तो ये लग रहा था कि हम स्ट्रेट जाने के लिए बचे हैं। तो उस समय हमें एक अपोजिट फोर्स पता चलता है, बस इधर घूमी हम इधर झुके, बस इधर घूमी हम इधर झुकेंगे। इसका एक अपोजिट फोर्स, क्योंकि दैट्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया। We tends to continue to our straight line of motion. हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेंगे और हम उसी डायरेक्शन में आगे जाने की सोचते हैं। When an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of the motion of the motor car, we slip to one side of the seat due to the inertia of the body. हमारी बॉडी के इनर्शिया की वजह से जब बस या कार या ट्रेन कोई भी एक साइड की तरफ मुड़ती है तो हम अपोजिट साइड में स्लाइड कर जाते हैं, just because of inertia of our body. The fact that the body will remain at rest unless act upon a unbalanced force can be illustrated through the following activities. अब नीचे 8.1 एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी पे इनर्शिया काम कैसे करता है। बट आपको पता है हम सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे हैं, एक्टिविटी की हमारी अलग से सीरीज शुरू होने वाली है, आप उसको ध्यान से पढ़ना, वहां आपको सारी एक्टिविटी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिलहाल तो ये एक्टिविटी है, हम यहाँ थोड़ा सा इस पर आ जाते हैं। इसी पेज पर हमारे गैलीलियो भाई साहब के बारे में कुछ दिया हुआ है, गैलीलियो भाई साहब की अचीवमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, गैलीलियो भाई साहब पैदा कब हुए थे? तो ये 15 फरवरी 1564 को पीसा यानी इटली में पैदा हुए थे। ठीक है, Galileo enrolled himself for a medical degree at a University of Pisa in the 1581, which he never completed because of his real interest in mathematics. अब इनके पापा जो थे ना वो चाहते थे कि ये डॉक्टर वगैरह बन के समाज की सेवा कर लें, बट ये चाहते थे कि ये क्या बने, इनका रियल इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था। तो इन्होंने मेडिकल डिग्री के लिए अपना एडमिशन तो कराया यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा में, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं किया, छोड़ दिया इन्होंने। In 1586, he wrote his first scientific book, The Little Balance, जिसको इन्होंने अलग लैंग्वेज में लिखा था, हम तो उसको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके द लिटिल बैलेंस पढ़ रहे हैं। इन्होंने जो बुक लिखा था उसका असली नाम था ला बैलेंसिटा नाम था उसका, in which he described the Archimedes method of finding the relative density. इन्होंने आर्किमिडीज का मेथड इंट्रोड्यूस किया था एक डेंसिटी को फाइंड करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, मतलब प्रैक्टिकल उसका बहुत अच्छा है, कभी यूट्यूब वगैरह पे देख लेना। ऑफ सब्सटेंस यूजिंग अ बैलेंस, बात समझ में आई। इसके बाद बहुत सारी चीजें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं और ऐसे भी जानने के कोई खास बात नहीं। इन 1592 ही वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ द मैथमेटिक्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ इन द रिपब्लिक ऑफ वेनिस की यूनिवर्सिटी में इनको 1592 में वहां के क्या बन गए, ये वहां के प्रोफेसर बन गए। फॉर्मुलेटेड द करंट लॉ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन द प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेक्स। इन्होंने एक लॉ दिया जो आज भी यूज होता है, और उस लॉ में इन्होंने क्या बोला था, उस लॉ में ये बोला था कि एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट दैट द distance of an object move is proportional to the square of the time takes, यानी टाइम के स्क्वायर के बराबर होता है उसका एक्सेलरेशन। गैलीलियो वाज आल्सो रिमार्केबल क्राफ्ट्समैन, ये क्राफ्टमैन की तरह भी इनको जाना जाता है। क्यों? ही डेवलप्ड द सीरीज ऑफ अ टेलीस्कोप whose optical performance was much better than the other telescope available during those time, मतलब those days, यानी ये टेलीस्कोप बनाया था उन्होंने, और जिस टाइम इन्होंने टेलीस्कोप बनाया था नॉर्मली चीजों से, उस टाइम वो टेलीस्कोप उस टाइम के सारे टेलीस्कोप जो भी जितने भी साइंटिस्टों ने बनाया था पूरे वर्ल्ड के अंदर उससे बहुत अच्छा था। एंड अराउंड द 1640 ही डिजाइन द फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक, और 1640 में जो आज तुम देखते हो घरों में पेंडुलम क्लॉक टिक टॉक लगा रहता है, इन्होंने 1640 में ही पहला पेंडुलम क्लॉक डिस्कवर कर लिया था। वो अब इनका जो अपना टेलीस्कोप बनाया था, यूजिंग हिज ओन टेलीस्कोप एंड द throughout his observation on Saturn and the Venus, और उन्होंने उसी टेलीस्कोप से सैटर्न और वीनस के ऊपर स्टडी करना भी स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम पे। सोच के देखो कितना पावरफुल इनके पास टेलीस्कोप था, उनका खुद का बनाया हुआ था।
बात समझ में आई? इस पेज को भी हम चलते हैं आगे और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, एक्टिविटी है अभी। अगेन एक और एक्टिविटी। अब आता है एनर्सिया एंड मास। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारे पास, एनर्सिया और मास। चलिए एनर्सिया और मास पढ़ते हैं, बहुत मजेदार चैप्टर आने वाला है अब ये। एनर्सिया एंड मास 8.3 वाला पॉइंट, ठीक है, बुक में देख लो। अच्छा एक्टिविटी मैंने बताया ना कि हम करेंगे अच्छे से, परेशान नहीं होना एक्टिविटी के लिए। लिखा क्या है? All the examples and the activity given so far illustrate that there is resistance offered by the object to change its state of motion. कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने जितना भी सिनेरियो पढ़ा, हमें ये पता चला कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पर है और अगर वो मोशन पर है, तो कहीं ना कहीं कोई एक चीज उसको रोक के रखती है उसी पोजीशन में रहने के लिए, है ना? If it is at rest, it tends to remain at rest, and if it in motion, it tends to keep moving. यानी वही चीज हो गई, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा हमेशा, मतलब अपने आप को कोशिश करेगा कि वो रेस्ट पर रहे, और अगर मोशन में है तो कोशिश करेगा कि वो हमेशा मोशन में रहे। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इनर्शिया कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई? डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? क्या सब के सब बॉडी सेम इनर्शिया रखती है? सोचो, सब के सब बॉडी सेम इनर्शिया रखती है क्या? देखते हैं, आगे पढ़ते हैं पता चल जाएगा। वी नो दैट इट इज ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन द बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। अगर एक बॉक्स है हमारे पास, वो खाली है पूरी तरह से, उसको अगर मैं पुश करूं तो इजीली कर लूंगा, और सेम उसी सिचुएशन में सेम बॉक्स बुक से भरा हुआ है, अब मैं उसको पुश नहीं कर पाऊंगा इजीली, थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे, है ना? तो सिमिलरली इफ वी किक द फुटबॉल इज flees away, but we kick the stone of the same size with equal force, it hardly moves. अगर हम मतलब एक फुटबॉल को किक करते हैं किसी अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ तो वो फ्ली कर जाती है, मतलब हवा में उड़ जाती है। लेकिन सेम साइज के अगर हम मतलब मार्बल को या स्टोन को किक करते हैं, भाई साहब खिसकाना तो छोड़ो, पैर अलग टूट जाए। We may in fact get an injury in our foot while doing so. Similarly, इस एक्टिविटी 8.2 में भी कुछ किया था इन्होंने। इनर्शिया ऑफ a 5 rupees coin, if we use to the 1 rupee coin, we find that the lesser force is required to perform the activity. मतलब इन्होंने एक एक्टिविटी की थी जिसमें ये कॉइन्स के ऊपर एक्टिविटी कर रहे थे, तो जो हमारे पास बड़ा कॉइन था उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था, जो छोटा कॉइन था उस पर कम फोर्स लगाना पड़ा था। अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ to cause a small car to pick up a large velocity with produce a negligible change in the motion of a train. सोचो क्या लिखा हुआ? A force that is just enough to cause the small car to pick up a large velocity. एक छोटा सा कार था, छोटा सा ठेला था कह लो, उसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी देने के लिए एक स्मॉल सा फोर्स भी काफी है, ठीक है? car to pick up the large velocity will produce a negligible change in the motion of a train. और वो छोटा सा फोर्स अगर हम किसी ट्रेन के ऊपर लगाते हैं तो ट्रेन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक साइकिल है, साइकिल को अगर मैं एक हाथ से ऐसे पुश करने की कोशिश करूं तो साइकिल आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं इसी एक हाथ से ट्रेन को पुश करने की कोशिश करूं तो ट्रेन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन के ऊपर वो निग्लिजिबल है पूरी तरह से। एंड दिस इज बिकॉज the comparison of the cart and the train has a much lesser tendency to the change its state of a motion. इनके कहने का मतलब ये है कि जो साइकिल या इनके अकॉर्डिंग जो कार्ट एग्जांपल में लिया है, उस कार्ट की रेस्ट पर रहने की टेंडेंसी ट्रेन के कंपैरिजन में कम है। यानी ट्रेन बहुत भारी है, ट्रेन बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसकी टेंडेंसी भी ज्यादा। इनके कहने का मतलब ये है, एक कार्ट यानी ठेला बहुत छोटा सा, बहुत हल्का, उसकी टेंडेंसी भी रेस्ट पे रहने की कम। बात समझ में आई? अकॉर्डिंगली वी से दैट द ट्रेन हैज मोर एनर्शिया देन द कार्ट। ट्रेन के पास क्या है? ज्यादा एनर्शिया है। क्यों? क्योंकि ट्रेन के पास हैवी ज्यादा है। क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्जर एनर्शिया। Quantitatively, the inertia of an object is measured by its mass. यानी कि जो हमारा inertia है उसके लिए क्या
मैटर करता है, मास मैटर करता है। मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, मास कम, इनर्शिया कम। बात समझ में आई? वी मे दस रिलेट इनर्शिया एंड द मास एज फॉलोड। अब हम मास और इनर्शिया को आगे वाले पैराग्राफ में रिलेट करेंगे और समझेंगे कि मास और इनर्शिया क्या होता है। तो inertia is the natural tendency of an object to resist the change in its state or motion or of rest. Simple. Inertia क्या होता है? Inertia basically ये होता है कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रहना है तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी देगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की टेंडेंसी देगा। ठीक है? The mass of an object is measured of its inertia. यानी मास के बेसिस पे ही हम इनर्शिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इनर्शिया को हम थ्योरिकली तो समझ गए इनर्शिया क्या होता है, लेकिन मैथमेटिकली, क्वांटिटेटिवली हम इनर्शिया को कैसे समझेंगे, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट के मास की। और कंपैरेटिवली हमें पता है कि ज्यादा मास मतलब ज्यादा इनर्शिया, कम मास का मतलब कम इनर्शिया। क्लियर हो गया ये? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। अब आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Second law of motion. The first law of motion indicates that when an unbalanced external force act on an object. यानी first law of motion क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि जब कोई unbalanced force किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट या किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट पर आता है तो क्या चेंजेस लाता है। ये फर्स्ट में था। अब सेकंड में देखते हैं क्या है। सेकंड में देखते हैं क्या है। सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, यहां पर समझते हैं कि एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। Its velocity change, that is the object get an acceleration. यानी इनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की वेलोसिटी, मैंने फोर्स लगाया, फोर्स की वेलोसिटी में चेंज आ गया तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एक्सेलरेशन होगा। होगा, बिल्कुल होगा सर। तो वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स। अब हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर्स अ फोर्स। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें अब यह देखना है कि एक्सेलरेशन कैसे काम करता है और एक्सेलरेशन क्यों होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक की वेलोसिटी को हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। तो लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ से या एवरीडे लाइफ से कुछ चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और यहां पर समझेंगे। ड्यूरिंग द गेम ऑफ अ टेबल टेनिस, इफ द बॉल हिट्स द प्लेयर, इट डज नॉट हर्ट हिम। बात समझ में आई? अगर हम टेबल टेनिस खेल रहे हैं, खेला है तुम में से कभी किसी ने टेबल टेनिस? मुझे कमेंट करके बताना कि टेबल टेनिस खेला है नहीं खेला है। ठीक है? और अगर खेला है तो मुझे टेबल टेनिस के बॉल का वेट बताना, जो कि यहाँ टॉपिक से रिलेटेड है। तो मुझे टेबल टेनिस के बॉल जो होती है ना, उसका वेट बताना कमेंट सेक्शन में। ये टाइमिंग डालना और कमेंट सेक्शन में बताना कि टेबल टेनिस के बॉल का वेट कितना होता है। ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो, होमवर्क हो गया तुम्हारा कि टेबल टेनिस के बॉल का वेट कितना होता है। होमवर्क करके मुझे सबमिट करना। अच्छा, उससे अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाती है, हिट कर देता है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वाला सीन होता है। ठीक है? ये यही सीन होता है। अच्छा, बट व्हेन द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट द स्पेक्टेटर, इट मे हर्ट हिम। अगर बहुत फास्ट क्रिकेट बॉल है, वो अगर स्पेक्टेटर को टच कर रहा है या उससे हिट कर रहा है तो उसको चोट लगती है थोड़ी बहुत। अ ट्रक at rest does not require any attention when parked along a roadside. अब एक ट्रक है, रोड के एक साइड में पार्क्ड है और वो मोशन में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रेस्ट पर है। ठीक है? बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड ऑफ लो ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड मे किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसके सामने कोई इंसान खड़ा है, कुछ नहीं होगा उसे। लेकिन अगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने वाला ट्रक भी, उसके सामने अगर कोई पर्सन आ जाता है तो ट्रक इजीली उसको किल कर सकता है। और स्मॉल मास सच एज अ बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम द गन। यानी एक स्मॉल बुलेट जो है, हम ट्रक की बात तो कर लिए, लेकिन अगर स्मॉल गन भी है, स्मॉल बुलेट भी है, वो भी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती है तो ह्यूमन बॉडी को किल कर देती है। अब इन्हीं सब के पीछे का रीजन पता करेंगे और हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें मिल जाएगा। समझते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट लाइंस पे आते हैं। एंड these observations suggested that the impact produced by the object depend on their mass and velocity. एक छोटा सा स्टोन जो ह्यूमन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन एक बड़ा सा पत्थर आ जाए ह्यूमन का बिगाड़ देगा। मतलब मास ज्यादा तो इम्पैक्ट ज्यादा।
एक रुका हुआ ट्रक ह्यूमन बॉडी को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बिल्कुल स्मॉल अमाउंट से चलता हुआ ट्रक भी ह्यूमन बॉडी को किल कर सकता है। यानी मास और जो हमारी वेलोसिटी है ये इम्पैक्ट डालती है किसके ऊपर, किसके ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। सिमिलरली if an object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity। और अगर velocity ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, force भी ज़्यादा चाहिए। In other word, these appears to exist some quantity of importance that combine the object's mass and its velocity। यानी हम कह सकते हैं कि मास और वेलोसिटी को अगर हम कंबाइन करें तो हमें कुछ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? ऑन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यूटन। और उन्होंने मास और वेलोसिटी को कंबाइन किया और हमें एक नई साइंस में वर्ड दिया, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या वर्ड दिया? मोमेंटम दिया। बात समझ में आई? और इसको डिनोट करते हैं P से। एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी पता है हमें, ठीक है, उस वेलोसिटी से जा रहा है और उसके ऊपर उसका मास पता है हमें, उसका मास पता है, तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम प्रोडक्ट निकाल देंगे उसका और हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा मोमेंटम। हमें क्या मिल जाएगा? मोमेंटम मिल जाएगा। समझ में आई बात ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सिंपली समझ में आ गया। अब आता है मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मोमेंटम के पास डायरेक्शन भी है और मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड भी है। सो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मोमेंटम यानी कह सकते हो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है। और स्केलर वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है? मुझे कमेंट करके बताना जल्दी से, ठीक है। चलो कमेंट करके बताना। तो द एसआई यूनिट ऑफ अ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट, मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। कैसे? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर क्या? सिंस द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स being a change in the velocity of an object, it is therefore clear that the force also produces the change in momentum। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वहां पर याद रखना मोमेंटम भी चेंज होता है। क्या चेंज होता है? मोमेंटम भी चेंज होता है। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। एंड आई होप यहाँ तक तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जब तुम्हें चीज़ें समझ में आती हैं, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो तुम एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट्स कुछ अच्छे अच्छे इमोजीज के साथ कर देना। उससे हमें मोटिवेशन मिलती, अच्छा लगता है कि तुम लोग अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हो। जैसे अपने नए चैप्टर्स जो आने वाले हैं एग्जाम में, अपकमिंग चैप्टर्स जो हैं वो शेयर कर दो कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं उस पर पहले वीडियोस बना दूं, है ना, ताकि तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और सारी चीज़ें सही चलती है, स्मूथली चलती रहे। तो लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच अ कार विद द डेड बैटरी इज टू बी पुश्ड अलोंग अ स्ट्रेट रोड टू गिव द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड विच इज सफिशिएंट टू स्टार्ट द इंजन। तुमने देखा है कभी कार रुक जाती है, उसको स्टार्ट करने के लिए लोग धक्का मारते हैं क्योंकि उस समय उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। बैटरी खत्म हो जाती है तो वहां पर क्या करते हैं? उसको हम हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का मोशन देते हैं और दूर तक देते हैं। क्यों? उससे उसको एक मोमेंटम मिलता है और मोमेंटम से फिर हम क्या करते हैं? इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इफ 1 or 2 पर्सन गिव अ सडन पुश, जो कि अनबैलेंस फोर्स मिलता है, हार्डली स्टार्ट, बट अ कंटिन्यूअस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट in the gradual acceleration of the car to this start। यानी अगर 2-3 पर्सन मिलकर सडनली उसको फोर्स दें तो कार स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन अगर 1-2 पर्सन मिलकर छोटा छोटा स्मॉल अमाउंट भी उस पर लगा रहे हैं तो वहां पर फोर्स उसको मिल जाएगी, मतलब एक मोमेंटम मिल जाएगा जिससे वो कार को स्टार्ट कर सकते हैं। It measures that the change in momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time duration which the force is exerted। यानी हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम से काम नहीं बनता, मोमेंटम से काम नहीं बनता, यहाँ पर टाइम का फैक्टर भी
काम में आता है। एंड इट में देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? टाइम पर। किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज। यानी मोमेंटम जो होता है उसके टाइम रेट के चेंज भी क्या करते हैं? किसी चीज पे ऊपर लगने वाले फोर्स के साथ मैटर करते हैं। बात समझ में आई? अब ऐसा समझो कि अगर मैं तुम्हारे गाल के पास जाऊं और ऐसे एक थप्पड़ मार दूं और इतनी इंटेंसिटी से, बहुत तेज फोर्स लगा, लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ा लूं, टाइम कम लगा, बात समझ में आ गई? तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, अब आती है हमारी इंपॉर्टेंट लाइन जो हमें डेफिनेशन के नाम पर लिखनी होती है। The second law of motion state that the rate of change of momentum, क्या लिखा हुआ है? The rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना किसी ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है, वो इनके अनबैलेंस फोर्स के डायरेक्शन में ही लगेगा। मतलब अगर हम इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम भी उधर की तरफ होगा, अगर हम फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं तो मोमेंटम भी हमारा इधर की तरफ होगा। समझ में आएगी? इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। याद रखना, रेट ऑफ जहां लग जाता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जहां पर भी रेट ऑफ लग जाता है इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो ऊपर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को किससे डिवाइड करते थे? P से, तो P2 माइनस P1, और ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। और रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय T। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के। समझ में आ गया? क्लियर है? यही स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई है। अब इसको हम मैथमेटिकली जाएंगे, मैथमेटिकली देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो, मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम मैथमेटिक्स की हेल्प से समझेंगे, अभी तक हम इसको थ्योरी की हेल्प से समझ रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है। देखो, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी v इन टाइम है, ठीक है, और v उसकी फाइनल वेलोसिटी है और t उस पर लगने वाला टाइम है, और उस पर अप्लाइड कांस्टेंट फोर्स कितना है? F है, ठीक है, पूरे टाइम उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब उस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल मोमेंटम है ऑफ ऑब्जेक्ट इज P1। फाइनल मोमेंटम कितना है? इनिशियल है, इनिशियल P1 है, और फाइनल कितना है? P2 है। तो P1 क्या हुआ? इनिशियल मोमेंट, स्टार्टिंग का मोमेंटम, और P2 क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा? P2 माइनस P1। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? हमें नहीं पता, हम छोड़ देते हैं अभी। अच्छा, P होता क्या है? P इज इक्वल टू होता है mv। v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल मोमेंटम की बात करें, तो मास तो आएगा ही आएगा, बट वेलोसिटी कौन सी लेंगे? इनिशियल वाली, यानी u लेंगे। और अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो मास तो आएगा ही आएगा, बट वेलोसिटी क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। बात समझ में आई? तो P2 माइनस P1, P2 की वैल्यू हमने रख दी mv और यहाँ P1 की वैल्यू रख दी mu। समझ में आया? थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, स्लाइड ऊपर करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ये ठीक रहेगा, थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ, फिर सही रहेगा, समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो, ये समझ में आ गया, तो ये दोनों लाइन समझ में आ गई। दोनों जगह से m कॉमन ले लेंगे, तो m कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? v माइनस u आ जाएगा। ये चीज समझ में आई? v माइनस यू। अब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने बताया था कहीं भी रेट ऑफ होता है, इसका मतलब क्या है कि जो मोमेंटम है उसको t से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। t से डिवाइड कर दिया, एंड हमें पता है कि ये सारा का सारा चीज जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था? फोर्स के। तो हमने फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस यू अपॉन में t। समझ में आ गया? ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोमेंटम यहाँ पे क्या है? ये क्या है? मास और ये प्रोपोर्शनल साइन। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? एक कांस्टेंट चाहिए होगा, और इस कांस्टेंट की जगह हम वैल्यू लेंगे किसकी? k की। k एक कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाया, इक्वल का साइन लिखा, और यहाँ क्या लिख दिया? k, यानी km इंटू v माइनस यू अपॉन में t। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना।
अब v माइनस यू अपॉन में t क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। ये हमने लास्ट चैप्टर मोशन वाले में पढ़ लिया था और डिनोट करते थे a से। तो यहाँ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, km, और इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, a। तो f इज इक्वल टू kma। बात समझ में आई? k हमारा है कांस्टेंट और हमारा ये क्या हो गया, ma, यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू ma। समझ में आ गया? क्लियर है? k तो कांस्टेंट है, वो हट जाएगा। क्लियर है चीजें? बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यानी F इज इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला हमारा, ma आ गया। इट इज एक्सेलरेशन विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम वैल्यू पहले ही पुट कर चुके हैं। k हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट, जो कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। SI यूनिट क्या हो जाएगी, मास की SI यूनिट देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। SI यूनिट हमारी हो जाती है किसकी, मास की SI यूनिट कितनी होती है, kg, और एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होती है, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड की पावर -2। तो द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो chosen that the value of a constant k becomes 1। हम मान के चलते हैं कि इस k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। k की वैल्यू इस केस में हमेशा कम लेते हैं, सो दैट हमारा जो फॉर्मूला है वो बेसिकली कितना बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू ma, क्योंकि k की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। k की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से 1 हो गई, तो F इज इक्वल टू ma हो जाता है। बात समझ में आ गई? हमारा मेन फोर्स का फॉर्मूला एंड द यूनिट ऑफ फोर्स कितना होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास की kg, इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको एक फॉर्म में बोलते हैं हम न्यूटन। या तो तुम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल लो या तो न्यूटन बोल लो, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल N से। और ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकल तरीके से। समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये रहा हमारा, अब आता है यहां पे हमारा सेकेंड पेज, नेक्स्ट पेज। तो मोशन गिव अस द मेथड टू मेजर द फोर्स, यानी मोशन की हेल्प से हमें क्या मिला, हमें मिला कि फोर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द एक्सेलरेशन। यानी फोर्स फाइंड करने के लिए हमें मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहां तक हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया, मजा आ गया अच्छे से। अब बढ़ेंगे हम आपके अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, सो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन द एक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी हम पहले अपने एवरीडे लाइफ के अंदर समझ लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो क्या हो जाएगा, हैव यू एवर नोटिस that while catching the fast moving cricket ball, the fielder is in the ground gradually pulls his hands backward while moving the ball। क्या तुमने देखा है कभी, जो कैच करते हैं ना, कैच, बॉल को कैच करते हैं, वो क्या करता है, जब बॉल को ऐसे कैच करते हैं, बॉल को पकड़ के अपनी तरफ ऐसे खींचते हैं, बॉल को ऐसे अपनी तरफ खींचते हैं, और ऊपर वाला भी कैच तो ऐसे पकड़ के अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेंगे। रीजन, वो क्या करते हैं, मोमेंटम स्लो डाउन करते हैं, उसका मोमेंटम स्लो डाउन कर, बॉल तेज आ रही है, बॉल क्या है, बहुत तेज आ रही है, अगर मैं बॉल को ऐसे हाथ करके रखूं तो खट से हाथ में आएगी, बहुत तेज चोट लगेगी, बहुत तेज चोट लगेगी। In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity to the moving ball decreases to 0। और वो क्या करते हैं, बॉल को ऐसे पकड़कर स्लो डाउन करते हैं ताकि बॉल की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए, और वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उनको चोट कम लगेगी। क्लियर है? Thus, the acceleration of a ball is decreased and therefore the impact of catching the fast moving ball is also reduced। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब आप लोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझते हैं इस चीज को। फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू ma। देखो, बॉल का मास तो चेंज नहीं कर सकते, मास तो कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर हम वेलोसिटी में चेंज कर दें, इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी कर दें, 0 कर दें, तो क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। तो अगर v कम हो जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, यानी हमारा एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो हमें उस फोर्स का इम्पैक्ट कम पता चलेगा और चोट कम लगेगी।
समझ में आई बात? यानी कोई भी चीज जो हम देख रहे हैं ना इस दुनिया के अंदर, सबके पीछे कहीं ना कहीं फिजिक्स है, कहीं ना कहीं फिजिक्स है। ठीक है। इफ द बॉल स्टॉप सडनली, मान लेते हैं हमने ये पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया, हमने स्लो डाउन नहीं किया, हमने सीधा बॉल ऐसे आ रही थी ऐसे पकड़ लिया, चट से चिपक जाएगा भाई साहब। If the ball is stopped suddenly, then its high velocity decreases to zero in a very short interval of time. Thus, the rate of change of the momentum of the ball will be large. Rate of change of momentum क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Therefore, the large force would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder. अब भाई पाम में इतनी भयानक चोट लगेगी ना, बहुत भयानक चोट लगेगी। वैसे ही इन हाई जंप एथलीट जो होते हैं, इवेंट जब उनका होता है तो द एथलीट आर मेड टू फॉल ईदर ऑन द कुशन्स बेड और ऑन द सैंड बेड। वो क्या करते हैं, जब वो जंप करके नीचे गिरते हैं तो उनको या तो सैंड बिछाया रहता है नीचे, या तो कुशन यानी गद्दे उद्दे लगाए जाते हैं। रीजन, वो क्या करता है, गद्दा जब नीचे इंपैक्ट डालेगा तो उनकी वेलोसिटी को स्लो डाउन कर देगा बहुत ही कम टाइम के अंदर, जिसकी वजह से उनका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 तक पहुंच जाएगा, और एक्सेलरेशन 0 तक पहुंच जाएगा तो उनका फोर्स कम अप्लाई होगा और उनको चोट कम लगेगी। दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप, एंड दिस डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हेंस द फोर्स ट्राई टू पॉन्डर हाउ टू कैच। सॉरी, अच्छा ठीक है, यहां तक पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यानी जब वो नीचे गिरते हैं, अब ये मान लो सरफेस, ये प्लेयर नीचे गिरा तो क्या हुआ, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड से कम टाइम में वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मान लो ये मेन सरफेस है और यहाँ तक हमने सैंड डाल दिया है या फिर गद्दा डाल दिया है, तो जब गिरता है नीचे तो मेन सरफेस तक आते आते उसकी वेलोसिटी को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, स्लो डाउन होने में टाइम मिल जाता है, इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा जितना प्लेन सरफेस पर अगर वो डायरेक्टली गिरता है। तो आगे पढ़ते हैं। ट्राई टू पॉन्डर हाउ द कराटे प्लेयर ब्रेक्स द स्लैब ऑफ आइस विद द सिंगल बॉल। यानी जब आइस को तुम देखा होगा ना, जो कराटे वाले प्लेयर होते हैं, कराटे जो होते हैं, वो अलग अलग आइस की स्लाइड्स को एक हिट में ही तोड़ देते हैं। वो कैसे करते हैं ये तुम लोग सर्च करना, बाकी हम एक्टिविटी वाली क्लास में इसको करेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया है कि अगर ऐसे पकड़ रहे हैं तो ऐसे पकड़कर अपनी तरफ कर लेते हैं उस बॉल को, ताकि चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ इस वाले में तो कुछ है नहीं, ये वाला आते हैं, पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से समझना है इस चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी ऑरेंज कलर से लिखे हुए ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाले आपकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे, और अगर कहीं येलो दिख जाता है तो वो जस्ट एक स्टेटमेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। ये मैंने कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, तो अगर आपको ये पीडीएफ, हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं इसका पीडीएफ भी ड्राइव की हेल्प से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, तो आपको हाईलाइट नहीं करनी पड़ेगी। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकली एक्सपेंशन फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, अब हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो सेकंड लॉ की हेल्प से प्रूफ होता है। पहला लॉ क्या कहता था, F इज इक्वल टू एम ए, और ए को हम क्या लिख सकते थे, v माइनस यू अपॉन में टी। क्या लिख सकते थे, v माइनस यू अपॉन में टी लिख सकते थे। ठीक है, तो इस t को अगर मैं इधर भेज दूं, इस t को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। ये हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? चलिए बहुत अच्छी। अब मान लेते हैं हमारा फोर्स कितना है, 0। फोर्स कितना है, 0 है, और u किसके इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो। इस सिनेरियो में f मान लेते हैं हमारा 0 है, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एम बी माइनस एम यू। अच्छा, यहां से अगर हम m कॉमन ले लें तो v माइनस यू हो जाएगा, m को इधर भेज देंगे तो 0 v माइनस यू, इसको इधर भेज देंगे तो u इज इक्वल टू v हो जाएगा। तो अगर इस केस में हमारा फोर्स 0 है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, और क्या कह रहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो कंटिन्यूअस उसी स्पीड से क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। कब, जब फोर्स कितना हो, 0। यानी हम फर्स्ट लॉ जो हमारा मोशन का था उसको हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। तुमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देंगे इस चैप्टर के कि डिराइव द फर्स्ट या प्रूव द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे इस तरह से तुम चीजों को प्रूव कर सकते हो इतने के अंदर। ठीक है, this means that the object will continuous moving with the uniform velocity u, therefore the time t if v
sorry, u is 0, then v will also be 0 and this is object will remain at rest. और इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रह सकता है. एक बार जल्दी से इस चीज को देख लो, जो एक्सप्रेशन मैंने ऊपर बताया है कि कैसे अगर फोर्स 0 होता है तो हमारा पूरा का पूरा जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इक्वल हो जाती है. ये चीजें तुमको समझ में आ गई होंगी, चीजें समझ में आ गई होंगी. चलें आगे बढ़े. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनको अभी हम बाद में सॉल्व करेंगे. न्यूमेरिकल पोर्शन का हम अलग से पढ़ाएंगे आप लोगों को. और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर भी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ही है. अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे. किस पे आते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे. चलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं. जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं एक चीज देख लूँ. ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है सही. चलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? बहुत ही आसान है और ये पर्सनली ना मेरा फेवरेट लॉ है, क्योंकि ये आपके सिर्फ साइंस में नहीं है, ये आपकी रियल लाइफ में भी है. मतलब अगर ये चीज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर किसी ह्यूमन पे भी अप्लाई करते हो ना तो सेम चीज़ ही आपको मिलेगी वहाँ से, जो लॉ कहता है. ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है. हालांकि आप लोगों को पता भी होगा, द फर्स्ट टू लॉ ऑफ द मोशन टेल अस हाउ टू अप्लाइड फोर्स चेंज द मोशन एंड प्रोवाइड विद us with the method of determining the force. तो लॉ ऑफ मोशन का पहला और लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ये बताते हैं कि फोर्स कैसे अप्लाई होता है और फोर्स का इम्पैक्ट क्या होता है. लेकिन थर्ड लॉ क्या कहता है? द थर्ड लॉ ऑफ अ मोशन स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, ये लॉ है याद रखना, वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है, द सेकंड ऑब्जेक्ट इज instantaneously exert the force back to the first. समझ में आई बात? अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो एट द सेम टाइम इंस्टेंटेनियसली ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. इसका मतलब ये है कि मान लो कभी तुम मेरी ऑफलाइन क्लासेस में आए पढ़ने, ठीक है, और तुमने होमवर्क 4-5 दिन से नहीं किया है, टेस्ट नहीं दे रहे हो, अब मैंने तुम्हें एक चाटा लगा दिया खींच के, भाई साहब, इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने तुम्हें मारा है, मैंने अपने आप को पनिशमेंट दी है. क्योंकि जब मेरा हाथ यानी मेरा पाम तुम्हारे गाल पर हिट कर रहा था तो मेरे हाथ से एक फोर्स तुम्हारे गाल पे लगा, लेकिन एट द सेम टाइम न्यूटन बाबा की तीसरी लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हारा गाल भी, तुम्हारे चिक्स भी मेरे हाथ पर सेम फोर्स अप्लाई किए, यानी सेम चोट मेरे हाथ पे भी लगी है. तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं गुस्से में कर रहा हूँ, नहीं, मैं अपने आप को टॉर्चर कर रहा हूँ तुम्हें मार रहा हूँ. तो और ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, ऐसा साइंस कह रही है और न्यूटन बाबा ने कहा है, तो ये बात बिल्कुल सच है. कहा है, सच है बिल्कुल. बात समझ में आई? अब तुम कहोगे सर मारने वाले को तो चोट नहीं लगती है, आपको कहाँ से चोट लगी? गाल तो मेरा था. बेटा गाल की स्किन सॉफ्ट होती है, यहाँ की स्किन सॉफ्ट होती है, इसलिए आपको चोट ज़्यादा लगा. पाम की स्किन रफ होती है, इसलिए यहाँ पर चोट कम लगी. बात समझ में? ये डिफरेंस है. लेकिन चोट की इंटेंसिटी, फोर्स की इंटेंसिटी दोनों की सेम थी. क्लियर? चलिए, सो these two force are ऑलवेज इक्वल. अब यहां पर क्या है कि दोनों के दोनों जो फोर्स है ना, ये हमेशा तुम्हें क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. कैसे? मान लो ये हाथ था, ये तुम्हारा गाल था, हाथ ने इस पर मारा गाल पे, तो मेरे थ्रू फोर्स इधर गया, लेकिन तुम्हारे गाल के थ्रू मेरे फोर्स हाथ पे आया. दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दोनों फोर्स इक्वल. यानी न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी फोर्स आफ्टर अप्लाइंग गेटिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. बात समझ में आई? अभी एक और अच्छी डेफिनेशन है, दीज फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. और ये दोनों के दोनों फोर्स हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे होंगे. जैसे मेरे हाथ से तुम्हारे गाल पे फोर्स लगा, तुम्हारे गाल से मेरे हाथ पे फोर्स लगा, दोनों ऑब्जेक्ट कभी भी सेम नहीं हो सकते. ये न्यूटन के लॉ की कंडीशन है. If the game of a football, sometimes we, while looking at the footballer, try to kick it with the greater force, collide with the player to the opposite team, but feels hurt because each applies a force on the other. In other word देखा जाए तो there is a pair of forces. ये लाइन समझते हैं? ये ऐसे ही है, there is a pair of forces and not just one force. यानी कभी भी कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है कहीं पर भी, तो वहां पर सिर्फ एक फोर्स नहीं है, वहां पर दो फोर्स हैं. हमेशा याद रखना, कभी भी एक फोर्स नहीं है, वहां पर हमेशा दो फोर्सेस हैं. एंड द टू अपोजिट फोर्सेस आर ऑलवेज नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. यानी ये दोनों के दोनों फोर्सेस है ना, ये हमेशा किस नाम से जाने जाते हैं? एक पहला वाला एक्शन फोर्स होगा और दूसरे वाले को हम रिएक्शन फोर्स बोलेंगे. यानी देयर इज नो सिंगल फोर्स
on an object, there is always two forces, and that two forces are always in opposite bodies, not in the same bodies. And these forces, the first force is called action and the second force is called reaction force. Got it? Clear है? तो let us consider two spring balance connected together as shown in figure 8.10. यहाँ पर देखो दो स्प्रिंग कनेक्टेड, और बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है ये, इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है. मैं तुम्हें पहले एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ. ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या है, इन्होंने एग्जांपल दिया इसलिए मैं समझा रहा हूँ. मान लो ये रीडिंग थी 1 2 3 और ये जो रीडिंग है ये टोटल 6 पर है. मान लेते हैं रीडिंग किस पर है, 6 पर है. ये मीटर रीडिंग थी 6 पे और इसको उल्टा लगा रखा और ये रीडिंग भी किस पर है, 6 पे. एक ये वेट मेजरिंग मशीन थी जो सिलेंडर वाले अपने साथ लेकर आते हैं, उसको उन्होंने दीवार से पूरी तरह से टाइटली हुक कर दिया. दूसरे वाले के दोनों हुक को आपस में फंसाकर और दूसरी साइड से ऐसे खींचने लगे, दूसरी साइड से ऐसे खींचने लगे. जब इन्होंने खींचा ना तो इन्होंने देखा कि दोनों के दोनों वेटिंग मशीन की रीडिंग सेम थी. ये भी 6 पर गया, ये भी 6 पर गया. फॉर एग्जांपल ये भी 5 पे था तो ये भी 5 पे था. इससे क्या पता चला कि हम अपना फोर्स इधर की तरफ अप्लाई कर रहे थे, तो एट द सेम टाइम ये अपना फोर्स इधर की तरफ अप्लाइड कर रहा था. यानी दो अपोजिट फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या, सेम. दोनों अप्लाई किस पर हो रहे थे, अदर पे. ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा था, ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा था. समझ में आ गई बात? दोनों सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन ऑन अपोजिट बॉडीज. दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ. क्लियर? और किसको, एक को एक्शन एक को रिएक्शन. समझ में आ गया? चलें, ये आप तो यहां पर इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने तुम लोगों को अभी एक्सप्लेन किया कि स्प्रिंग के साथ बेसिकली हो क्या रहा है. ठीक है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये है हमारी न्यूटन की थर्ड लॉ की डेफिनेशन जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो. एवरी एक्शन हैव इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हाउएवर इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली. एक्शन अलग बॉडी पे काम कर रहा है और रिएक्शन अलग बॉडी पे काम कर रहा है. दोनों लगेंगे एक साथ, मैग्नीट्यूड एक साथ होगा, बट अपोजिट बॉडीज पे. एक एक्शन और एक रिएक्शन. क्लियर? चलिए इस पे पैराग्राफ का भी हम लेफ्ट, और ये जो मैंने छोड़ रखा है वो यही चीज थी जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो कुछ भी छोड़ा नहीं है, हम लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ रहे हैं. ठीक है? अब आते हैं यहां पे. सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन रोड. मान लेते हैं आप रेस्ट पे खड़े हो, ऐसे रेस्ट पे खड़े हो और आप सडनली रोड पे वॉक करना स्टार्ट करते हो, है ना? You must accelerate and this require a force in the accordance with the second law of motion. तो यहां पर, अरे भाई रुक जा, तो ऑब्वियसली तुमने अपनी बॉडी को फोर्स दिया और फोर्स क्या करना करी, काम करना शुरू कर दी. ठीक है? Which is this force? कौन सा फोर्स है ये? तो is it is muscular effort you exert on the road. क्या तुमने कोई मस्कुलर फोर्स रोड पे लगाया है? नहीं. समझते हैं इस चीज को. Is this in a direction with intent to move? क्या यहाँ पे कोई डायरेक्शन है जो तुम्हें मूव करने के लिए दे रही है, मतलब आगे चलने के लिए दे रही है? नो, यू पुश द रोड बैकवर्ड. तुम हमेशा ध्यान देना, जब भी तुम आगे की तरफ चलते हो ना, तुम आगे नहीं चल रहे होते हो, तुम एक पैर से नीचे वाली सरफेस को पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं. तो जब हम पीछे की तरफ पुश करते हैं तो एट द सेम टाइम जो सरफेस है, जो रोड है, वो हमारी बॉडी की तरफ, आगे की तरफ फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं. बात समझ में आई? सो द रोड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक योर मूव फॉरवर्ड. और यहां पर रोड क्या कर रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही है हमारी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड चल पा रहे हैं. क्लियर? क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? यानी बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे चलने के लिए हमें बेसिकली एक फोर्स लगाना पड़ता है जो कि हम रोड पर लगाते हैं, रोड पर अपने पैरों के थ्रू लगाते हैं बैकवर्ड साइड में, और जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी है वो रोड हमें आगे की तरफ पुश करता है. बात समझ में आ गई? सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मूव दैट even though the action and the reaction force are always equal in magnitude, these force may not produce acceleration or equal magnitude.
मतलब कभी भी ये फोर्सेस जो है ना, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती, यानी दोनों के दोनों जो फोर्सेस होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे के फोर्स को चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर वॉल के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वॉल भी मेरे हाथ पर कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगी, 10 न्यूटन का। यहाँ पर फोर्स में एक्सेलरेशन नहीं होगा। दिस इज बैलेंस ईच, दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड दिस में हैव द डिफरेंट मासेस। और दोनों ऑब्जेक्ट पर, मतलब अपोजिट ऑब्जेक्ट्स पर सेम फोर्स लगाएंगी, बट ऑब्जेक्ट फोर्स अपोजिट ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होगा क्योंकि अपोजिट ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग है। When a gun is fired, it exert a forward force to a bullet. अगर हम गन को फायर करते हैं टक से, किया है कभी तुमने गन कभी फायर किया है? असली वाली नहीं, मतलब उस तरह के मॉडल की, या फिर मेले वगैरह में तो किया ही होगा, जब हम शोल्डर पे रख के शूट करते हैं, बलून्स को फोड़ते हैं ना। मेरा उसमें निशाना बहुत तेज है, मैं 6 के 6 बॉल्स, मतलब एक उसमें देखा होगा तुम्हें, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी वो हैंग करके रखते हैं ना, उसमें एक जगह सुई होती है, सुई हैंग की होती है। आज तक मैं बस उस पर निशाना नहीं लगा पाया, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसी भी बलून को कह दो मैं निशाना लगा लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा निशाना बहुत अच्छा है, वो सिर्फ गेम में अच्छा है, पर वो बहुत बार चीटिंग करते हैं वो, मतलब गन्स उनकी सही नहीं होती, बैरल जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसकी वजह से आप शूटिंग अच्छी कर नहीं पाते हो जल्दी। तो अगर हम गन को फायर करते हैं तो उसमें से एक बुलेट आगे की तरफ निकलती है, यानी हमने गन ने एक बुलेट को आगे की तरफ क्या किया, मोशन दिया, फोर्स दिया। तो एट द सेम टाइम वो बुलेट भी क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को, माने गन को पीछे की तरफ फोर्स देगी, जिसकी वजह से हम बड़ी गन्स को अपने शोल्डर पे रख के चलाते हैं, और छोटी गन्स को क्या करते हैं, छोटी गन्स को ऐसे जैसे पकड़ रखा है तो नीचे हाथ पकड़ते हैं ताकि ये पीछे आकर हमें लग ना जाए। बात समझ में? कई बार देखा होगा ऐसे शूट करते हैं, फॉरेन मूवीज में ऐसे शूट करते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम गन को चलाएंगे तो गन ये हाथ ऐसे आएगा, तो इसको रोक के रखते हैं, या कुछ लोग नीचे से होल्ड करके रखते हैं, अलग अलग तरीका है चलाने का। एंड दिस रिजल्ट इन द रिकॉइल ऑफ द गन, और ये जो गन को वापस फोर्स मिलता है ना, बुलेट आगे गई एक फोर्स के साथ, अपोजिट फोर्स लगा गन को, गन की बुलेट ने गन को फोर्स दिया, और ये जो वापस गन जो बुलेट को फोर्स दे रही है, इसकी वजह से हम रिकॉइल में यूज कर लेते हैं, यानी उस फोर्स को वापस से मैगजीन में से एक बुलेट को ऊपर डालने के लिए हेल्प कर लेते हैं। रिकॉइल का मतलब होता है जैसे एक बुलेट मैंने शूट कर दी तो दूसरी बुलेट ऑटोमेटिकली उस नॉब के अंदर, उस बैरन के अंदर आ जाए वापस से, ताकि हम कंटिन्यूअस शूट कर पाए। तुमने देखा होगा मूवीज में, जो बंदूक होती है उसको गन को पहले से खींचते हैं, एक बार पहली बार खींचते हैं, दोबारा कभी नहीं खींचते हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार खींचने पे बुलेट ऊपर आ गई, अब जब भी हम गन को शूट कर रहे हैं वो बैरल अपने आप पीछे आ रहा है और वापस से गन मतलब बुलेट जो है वो रिकॉइल होती जा रही है। बात समझ में आई? The result in the recoiling of the gun, since the gun has the much greater mass than the bullet, the acceleration of the gun is much less than the acceleration of a bullet. अब यहाँ पर समझने वाली चीज आ गई हमारे पास। अब देखो इसको बिना पेन के समझते हैं, बिना पेन के कैसे एग्जाम्पल, मतलब समझते हैं इस चीज को क्या कह रहा है। बिना पेन के एक बार समझना सीख गए ना, फिजिक्स बहुत आसान हो जाती है। एक साइड गन है और एक साइड बुलेट है, गन ने बुलेट को फायर किया, बुलेट आगे चली गई, लेकिन एट द सेम टाइम ये बुलेट भी तो गन के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की होगी, तो क्या फोर्स अप्लाई की होगी, उसकी वजह से बुलेट गन को भी उतना ही पीछे जाना चाहिए। लेकिन दोनों में से मास किसका ज्यादा है, गन का या पेन का? गन का मास ज्यादा है। तो अगर दोनों के ऊपर सेम फोर्स भी अप्लाई होगा तो जिसका मास ज्यादा है उसके ऊपर फोर्स का इंपैक्ट कम पड़ेगा। इसी की वजह से हल्की सी बुलेट जिसका मास बहुत कम है वो बहुत दूर जाती है और बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम सेम फोर्स पाकर भी ये गन जो है ना वो उतना इंपैक्ट नहीं डालती और हमारा शोल्डर इसको बियर कर लेता है। बात समझ में आई? उसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज रिजल्ट इन, सॉरी क्या लिखा हुआ है, व्हेन द सोलर bullet, the acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet, यानी बुलेट का एक्सेलरेशन ज्यादा होता है और गन का एक्सेलरेशन कम होता है। क्यों? क्योंकि गन का मास कम है। आगे लिखा हुआ है when a sailor jump out of a rowing boat, as a sailor jumps forward, the force of a boat moves it backward, यानी जब कोई सेलर यानी उतर रहा होता है, यहाँ इसका फिगर भी दिया हुआ है, ये देखो, जब कोई सेलर, ये तो खैर बेवकूफ है, जब कोई सेलर यानी बोट से उतरता है तो वो बोट को पीछे की तरफ पुश करता है ताकि वो आगे चल पाए, और जिसकी वजह से बोट पीछे जाती है। बात समझ में आई? इसलिए उतरने से पहले बोट को लोग हैंग कर देते हैं सरफेस के ऊपर, बट ये महान है, ये बोट को भी हाथ में लेके चल रहे हैं, तो इनका तो कल्याण हो चुका। वैसे ये लोग हैं, ये अगर इसके ऊपर ये बॉल कैच कराएगा तो इसके फोर्स के पीछे की तरफ जाएगी क्योंकि नीचे रोलर्स लगे हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब इसने आगे की तरफ फोर्स लगाया तो ये जो लेके रखा है बोरा वगैरह, ये बोरा भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये भी एट द सेम टाइम
पीछे की तरफ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, तुम एक रोलर पे खड़े हो जाओ और आगे की तरफ फोर्स लगाओ, तुम पीछे की तरफ जाओगे। बात समझ में आई? ये चीज़ यहाँ पर है। इसके बाद एक स्मॉल सी एक्टिविटी है, और एक्टिविटी की आपको पता है हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, मतलब अलग सीरीज शुरू करने वाली हैं, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। लॉ ऑफ के तीनों मोशन कर लिए, गैलीलियो कर लिया, न्यूटन का लॉ देख लिया हमने, सब कुछ, फ्रिक्शनल फोर्स देख लिया, हर एक चीज देख ली। कुछ चीज बची थी जैसे ग्रेविटेशनल, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। बात समझ में आ गई? तो आई होप आप लोगों को चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो को लास्ट तक तुमने देखा है, तुम्हें चैप्टर समझ में आया है, तो यार अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर कर देना, और कमेंट में एक इमोजीज वगैरह डाल दिया करो, जिसको देखकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। और दूसरी चीज़ कि तुम्हारे जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं, जो तुम्हारे आने वाले एग्जाम में हैं, या तुम्हारे स्कूल में वो चैप्टर्स चल रहे हैं, उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल दो कि मैं उन पर पहले वीडियोस बना दूं। जबकि जब बनाना ही है तो क्यों ना वो चैप्टर्स पहले बनाए जो एग्जाम में पहले आ रहे हैं, राइट। और मैथ्स की वीडियोस भी अच्छी चल रही हैं, तो मैथ्स की वीडियोस को भी देखो, एंजॉय करो। एनसीईआरटी उसमें भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक करना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वहाँ पर जो तुम्हारी हेल्प करेंगे स्टडी के अंदर, और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, दैट इज SURYA0315, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर लेना। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना।